हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट रैंकर्स के मेंटरिंग सेशन का आज है डे 6 और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चला रहे थे हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत धुआंधार तरीके से चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है और अभी धीरे धीरे मैं जो जो प्रॉब्लम देते जाऊँगा करते जाएगा। अब हम लोग को कुछ ही क्लास में बोर मॉडल तक पहुँच जाएंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पिछले क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब सबसे पहले बात आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो ये एक्चुअली 1870 में दिया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी to another body in the form of waves, and these waves travel in space with a speed of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and these waves are known as electromagnetic waves. See, हमको पता है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सिंपल समझिए कि क्लास 12th में एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके आपका फर्स्ट पेज में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसमें क्या है कि जब हमारे पास जब कोई रेस्ट पे होता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। जब जब कोई चार्ज अगर मूव करता है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब वो चार्ज को अगर किसी एक्सेलरेशन हम लोग कोई एक्सेलरेशन लोग दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारे पास दो चीज़ें, पहला इलेक्ट्रो, दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक। तो इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट है इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक। मीन्स यहाँ पे चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक चैप्टर है फिजिक्स के क्लास 12th में, आप वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़िएगा। बट यहाँ पर मैं समझा दूँ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो चलिए मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप बोल लेना। आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ, आप तो बोलिए। Energy transmitted from one body to another body in the form of waves, and these waves travel in space with the speed of light, and these waves are called electromagnetic wave. इस वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग बनाए वेव और उसी वेव का हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब बहुत बेसिक है, आपने 9th में भी पढ़ा ही होगा। तो इस टॉपिक पे ज़्यादा जोर ना देते हुए बस मैं जो जो बोलता हूँ उसको कहानी की तरह सुन लेना, बस आगे बढ़ जाना। ये मान लीजिए ये कोई वेव है और ये ऐसे करके ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म है जो जो आपको पता होना चाहिए। पहला है हमारे पास क्रिस्ट एंड ट्रफ। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आपको डेफिनेशन लिख लीजिएगा। द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। ये हमारे पास हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रफ। मैं फिर से एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ। नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग लेमडा से। ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? टू क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। सपोज यहाँ से यहाँ तक की है तो इस दूरी को हम लोग कहेंगे लेमडा। ठीक है, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको भी हम लोग कहते हैं लेमडा। तो अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ तो आप लिख लो, इट इज़ डिफाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। ओके, इट कैन बी मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर और नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी क्या है? तो सिंस हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट के मतलब जो लाइट का स्पीड है उससे ट्रैवल करते हैं, तो इसके वेलोसिटी को हम लोग सी से डिनोट करेंगे। सी इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज
डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। सिंपल सी बात है कि 1 सेकेंड में कितना वेव डिस्टेंस कवर कर लिया उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। मीन्स इस वाले एक्सिस ये क्रेस्ट का जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो कितना ऊंचा है, या फिर लीजिए ये लोअर मोस्ट पॉइंट है वो कितना नीचे है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैं एक बार मैं डिक्टेट कर देता हूँ, अब आप वो लिख लो। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, ये साइन होता है न्यू का। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड में एक मतलब कितना वेव पास कर गया। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना वेव पास कर गया उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लोग टी से। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से पास करने में किसी वेव को कितना टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेव नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू बार से। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, दैट इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ तक आपका कवर हो गया। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट हमारे पास क्रेस्ट एंड ट्रफ, सेकंड इज वेवलेंथ, थर्ड इज वेलोसिटी, फोर्थ इज एम्पलीट्यूड, फिफ्थ इज फ्रीक्वेंसी, सिक्स्थ इज टाइम पीरियड एंड सेवेंथ इज वेव नंबर। अभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा और इस चैप्टर में तो भर भर के काम आएगा। सी अगर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग को बेसिक डिफिनेशन से देखें तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितना वेव पास करता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं कि एक वेव, ये हम लोग मान लेते हैं कि एक वेव लेमडा डिस्टेंस का कवर करता है। ठीक है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस कवर करने में कितना वेव लगेगा, 1/λ। और सी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, c/λ। इट इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, हेंस न्यू बराबर c/λ। ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद करके जो मान के चलो कि इससे क्वेश्चंस आएंगे आएंगे एंड आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें बहुत सारा वेव है जो आपको याद करना है। मैं याद करने का तरीका मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लो आप, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल वेव, यूवी वेव, एक्सरे वेव, गामा वेव, इसको कहते हैं गामा, और कॉस्मिक वेव। ठीक है, इसको याद करने का मैं तरीका लिख देता हूँ। क्लासिकल गाड़ी ये गम्मा होता है ना, गम्मा रे। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम लोग एक एक यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है और ये बहुत बार बन चुका है कि किस तरफ जाने में एनर्जी कम होगी और किस तरफ जाने में एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो लेमडा हमारे पास डिक्रीज होगा, सॉरी लेमडा हमारे पास इंक्रीज होगा और एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगी। ठीक है,
हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगी और लेमडा हमारे पास इंक्रीज होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गम्बाड़ी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है तो इस तरफ जाने में एनर्जी बढ़ेगी, इस तरफ जाने में एनर्जी घटेगी, इस तरफ जाने में वेवलेंथ घटेगा, इस तरफ जाने में वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन है इसको हम लोग आगे भी हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब फिलहाल यहाँ से आगे चलिए। एक क्वेश्चन है, मैं उसको डिक्टेट कर देता हूँ, आप उसको खुद से घर पे सॉल्व करें ना, बहुत आसान क्वेश्चन। लेट अस कंसीडर a radio station which broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic wave. एक बार मैं फिर से मैं डिक्टेट कर देता हूँ। Let us consider a radio station which broadcast on a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic wave. अब फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ज होता है। ओके, तो 1368 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 1368 किलो हर्ज, तो वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। तो इस क्वेश्चन को आप करके लाना, वही फार्मूला न्यू इज इक्वल टू सी वाई लेमडा से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो मैं यहाँ पे बता दूंगा वो फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। आपको स्टेटमेंट मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, बस मैं समझा दूंगा, बिकॉज वो लिखने में लग जाएगा टाइम। मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप लोग खुद से लिख लेना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या बताता है, ये हमारे पास लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये हमारे पास लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है। ओके, हमारे पास लाइट के पार्टिकल नेचर को, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूसली बट इट discontinuously in the form of small packets of energy and these packets are called quantum। मानता हूँ नहीं समझ में, हिंदी में सीधा सीधा समझ। जो भी बॉडी से एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो कॉन्टिन्यूसली नहीं होगी, वो डिसकॉन्टिन्यूस होगी और वो एक पार्टिकल के फॉर्म में निकलेगी, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में निकलेगी। उस पैकेट को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। समझ में आया? मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लिख लेना। द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी इज डिसकॉन्टिन्यूअस in the form of small packets. These packets are called quantum। और इसी स्मॉल पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटम। स्मॉल पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम। एंड इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटम इज कॉल्ड, इन केस of light this quantum is called photon। इस क्वांटम को हम लोग कहते हैं फोटोन। मीन्स लाइट जो है वो मेड अप है फोटोन से, कि हम लोग बोल सकते हैं लाइट इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। वेरी सिंपल। ठीक है, अब हमारे पास आ गया क्या, अगर हमारे पास फोटोन है तो उसके पास एनर्जी भी होगी। अगर हमारे पास फोटोन है तो उसकी एनर्जी भी होगी। तो वो जो एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। Energy associated with one photon is directly proportional to nu means frequency,
एंड अगर हम लोग कांस्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, तो फार्मूला आ गया E बराबर एच न्यू। इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विथ वन फोटोन एंड we can write nu hc by lambda, hence the new formula becomes hc by lambda। means अगर हमारे पास लेमडा पता हो तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, बिकॉज सी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है। सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। अब हमारे पास एक बात आता है कि अगर हमारे पास लेमडा अगर मान लो मीटर में जो ठीक है, सेंटीमीटर में ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। मीन्स हमारे को जो लेमडा वो दिया रहा होगा वो तो एंगस्ट्रॉम में दिया रहा होगा या फिर नैनोमीटर में दिया हुआ होगा, या तो एंगस्ट्रॉम में दिया होगा या फिर नैनोमीटर में दिया होगा। हेंस तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास इफ़ लेमडा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, अगर हमारे पास जो लेमडा है वो एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, मीन्स ई बराबर एच सी बाई लेमडा, और एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर हम लोग यहाँ पर हमको लिखना होगा। ये एच का वैल्यू फिर डालना होगा, सी का वैल्यू डालना होगा। कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट होगा, तो आपके लिए एक छोटा सा फार्मूला मैं निकाल दिया हूँ सारा कुछ कैलकुलेट करके। E इज इक्वल टू 12400 बाई लेमडा। मीन्स अगर हमारे पास लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में है तो आप सीधा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम वाले की वैल्यू डालो। सपोज अगर हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम अगर डालना है तो आप सीधा यहाँ पर 10 डालोगे, आपको 10⁻⁻10 मीटर आपको नहीं डालना है, और जो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ हो तो एनर्जी जो निकलेगी 1 फोटोन की 12400 अपॉन लेमडा। वही अगर लेमडा हमारे पास नैनोमीटर में दिया हो तो एनर्जी निकलेगी 1240 अपॉन लेमडा। ठीक है, आपको ये सीधा यहाँ पे लेमडा डालना है और यहाँ से एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे एनर्जी जो हमारे पास आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और अगर किसी क्वेश्चन में अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, इससे भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम भी अगले क्लास में इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे और बहुत सारे आपको होमवर्क देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 फोटोन। अब मान लीजिए कि कहीं पर हमारे पास n फोटोन है, कहीं पे हमारे पास n फोटोन है, तो वहाँ से एनर्जी एसोसिएटेड क्या होगी, NH न्यू। तो कुछ नहीं करना, 1 के लिए एच न्यू था तो n फोटोन के लिए NH न्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आया? एंड यहाँ पर ही आज हम लोग टॉपिक को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग उसका डुअल नेचर पर पढ़ेंगे। 3-4 क्वेश्चंस मैं कर दूंगा और 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है और बहुत आसान है, और ये हमारे पास बोर मॉडल का ये बेस बन जाएगा। ठीक है, बस बोर मॉडल 2 क्लास और लगेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा रिवाइज। इससे पहले का अगर देखिएगा कि प्रीवियस कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, नहीं तो मैं तो कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और होमवर्क मैं दूंगा। आप यहाँ तक और रिवाइज करके चलो। थैंक यू, बाय बाय।